संवैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, जहां पर बहुत सुप्रसिद्ध शायर संजय राउत जी जो हैं, उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो आरोप लग रहा है, उसमें उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है। अब इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं और मैंने क्यों थंबनेल में लिखा है कि जो मैंने कहा वही हो रहा है, और क्या कहा था पहले जरा याद दिलाऊं, फिर उसको कनेक्ट करूंगा। कि जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरी थी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को न देकर, अपने पास न रखकर, बल्कि एकनाथ शिंदे को दे दी थी, तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे बीजेपी बहुत दूर की पॉलिटिक्स कर रही है और वो शरद पवार को और उनकी पॉलिटिक्स को खत्म करना चाह रही है, और इसलिए ये सब हो रहा है। कैसे वो एक मजबूत शिवसेना खड़ा कर रही है जो कि उद्धव ठाकरे नहीं कर पाते, और इसलिए वो वहां पर शरद पवार का जो रीजनल इलाके में वोट है, एनसीपी का वोट है, उसको एकनाथ शिंदे वाली मजबूत शिवसेना से काटेंगे और बीजेपी जो है वो वहां पर अपनी बढ़त बनाएगी, वगैरह वगैरह। वो एनालिसिस का वीडियो पड़ा हुआ है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब उसी की कड़ियां कैसे जुड़ती जा रही हैं, संजय राउत के हिरासत में जाने का, उनसे पूछताछ का क्या मतलब है, क्या अगला नंबर शरद पवार का हो सकता है, महाराष्ट्र के लिए इसका क्या मतलब है, आज इस वीडियो में ये सब बताऊं। उससे पहले जल्दी से एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं, फिर मैं संजय राउत वाले वाक्य पर आऊंगा। नरेंद्र मोदी के, उनकी सरकार के सबसे बड़े विरोधियों में से एक रहे हैं रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, यूपीए के जमाने में गवर्नर रहे। उन्होंने कहा है, रघुराम राजन लॉर्ड्स आरबीआई यानी आरबीआई की तारीफ की है, सेज इंडिया नॉट फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान। यानी जो बातें मैं आपसे कह रहा था, आपको बता रहा था कि भारत पाकिस्तान श्रीलंका जैसा नहीं बनने जा रहा। भारत में जो महंगाई दर है वो दुनिया के मुकाबले बहुत काफी कम है। भारत में अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है दुनिया के मुकाबले, हमारे पास मौका है तेजी से आगे बढ़ने का। आज वही बात नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े क्रिटिक रघुराम राजन भी कह रहे हैं। मतलब सोचिए कितनी स्थिति मजबूत होगी कि रघुराम राजन को भी कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए मिल नहीं रहा। और उन्होंने यहां तक कहा कि वी हैव सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो मैंने आपको बताया था। द आरबीआई हैज डन अ गुड जॉब इन इंक्रीजिंग द रिजर्व्स, ये भी मैंने आपको बताया था। वी आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम्स लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं बनने जा रहे, ये भी मैंने आपको बताया था। आर फॉरेन डेट्स आर आल्सो लेस, ये भी मैंने आपको बताया था। द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर आल्सो सेड देयर इज इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में महंगाई है, ये भी मैंने आपको बताया था। और फिर भी हम कैसे कम महंगाई में जी रहे हैं, ये भी आपको बताया था। The RBI is increasing the interest rate which will help in reducing inflation, ये भी आपको बताया था। Most inflation is in food and fuel, as we can see food inflation is coming down in the world and will decrease in India also, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो एक एक बात मैंने आपसे कही थी, आज वही सारी बातें नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी, उनकी सरकार के घोर विरोधी रघुराम राजन को भी दोहरानी पड़ रही है, क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट करके चले जाएं, पिद्दी मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन जिसको फैक्ट पर बोलना है वो कैसे इतना बड़ा झूठ बोल दे कि भारत श्रीलंका बनने जा रहा है। वो कैसे झूठ बोल दे कि अमेरिका और ब्रिटेन में जो है रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, लेकिन भारत में जो है वो महंगाई ज्यादा है, क्योंकि यहां महंगाई कम है। हमारे सारे पैरामीटर्स ठीक दिख रहे हैं, तो कितना कोई झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो इसलिए रघुराम राजन ने भी वही कहा है जो मैं आपको बता रहा था, सच्चाई से, ईमानदारी से बता रहा था। और जब मैं ये बता रहा था तो जो घोर मोदी विरोधी हैं, एंटी मोदी, जिनको देश से मतलब नहीं, उनको ये कहना था अरे ये देखिए आ गया सरकार को बचाने। बॉस, यही सच्चाई है, और घोर मोदी विरोधी के मुंह से भी जब वही निकल रहा है तो समझो सच्चाई क्या है। खैर, ये छोटा सा आपको बता दिया। अब आता हूं जरा संजय राउत पर। संजय राउत जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं, और जब वो हिरासत में लिए गए तो बड़ा सीना चौड़ा करके दिखने की कोशिश कर रहे थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पात्रा चौल लैंड स्कैम केस, ईडी डिटेन्स संजय राउत आफ्टर रेडिंग हिज रेसिडेंस, और आरोप यह भी लग रहा है कि उनके घर पर करीब 11.5 लाख रुपए का अनअकाउंटेड, यानी उस पैसे की क्या, कहां से आया, क्या आया, कोई जानकारी नहीं मिली, वैसा पैसा मिला है, ये आरोप लग रहा है।
अब 11.5 लाख रुपए घर पे मिल रहा है। हम लोग बताइए, घर पे सोचते हैं कि अब कल की सब्जी लानी है तो बैंक से पैसा निकालना हो या पेटीएम करना पड़ेगा, यहाँ लोग 11.5 लाख रुपया घर में रख लेते हैं। खैर, संजय राउत पूरा सीना चौड़ा करके अपना जोश होश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा कि फॉल्स एक्शन, जैसे यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही साबित कर दिया है कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, तो यहां अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट देते हैं, वहां संजय राउत ने खुद को खुद सर्टिफिकेट दे दिया। फॉल्स एक्शन, फॉल्स एविडेंस, आई विल नॉट लीव शिवसेना, इवन इफ आई डाई आई विल नॉट सरेंडर, जय महाराष्ट्र। भाई, आपको शिवसेना छोड़ने कौन कह रहा है? आप तो शिवसेना में जितना है उतना बीजेपी के लिए अच्छा है, एकनाथ शिंदे के लिए अच्छा है, क्योंकि आप शिवसेना को डुबाते चले जा रहे हैं। तो आपको शिवसेना छुड़वाना कौन चाहेगा? जैसे लोग राहुल गांधी को कांग्रेस से नहीं हटाना चाहते, वैसे ही आपको कोई शिवसेना से नहीं हटाना चाहता। ये तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। खैर, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो एक शिव सैनिक के साथ क्या हो रहा है। फिर आगे उन्होंने लिखा, आई हैव नथिंग टू हाइड, no, I have nothing to do with any scam. I am saying this by taking the oath of Shiv Sena Chief Bala Saheb Thackeray. Bala Saheb taught us to fight. I will continue to fight for Shiv Sena. अरे भैया, तुमने जो किया उसका शिवसेना से क्या लेना देना? और दूसरी बात, बाला साहब की कसम खाने से इस देश में नहीं चलेगा ना। इस देश में अदालतें फैसला करती हैं, बाला साहब ठाकरे की कसम खा रहे हो तो ये भी कहना चाहिए था कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है। बाला साहब की कसम खा ली, मैंने कुछ नहीं किया। सब अपने, इस देश में नया कल्चर चल रहा है। केजरीवाल सर्टिफिकेट दे देंगे, संजय राउत खुद को सर्टिफिकेट दे देंगे, सब सर्टिफिकेट दे दिए, जांच बेकार की चल रही है। उधर बंगाल में नोट का बंडल पे बंडल निकल रहा है, लेकिन कोई ममता बनर्जी से कनेक्शन नहीं है। खैर, जल्दी से आपको बता देता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, और उसके बाद आऊंगा शरद पवार और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर। ये पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मामला है। सिद्धार्थ नगर, जिसको पात्रा चौल भी कहते हैं, वहां 672 घर थे जो कि 47 एकड़ एरिया में फैले हुए थे। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे महाडा कहते हैं, उसने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकाला और कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, GACPL को, कि आप ये 672 जो टेनेंट यहां पर रह रहे हैं इनके लिए रीडेवलप कीजिए लोकेलिटी, और जो एरिया बचेगा वहां कुछ और कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। 14 साल हो गए, 2008 से 2022 हो गया, आज तक वो घर बनकर उनको नहीं मिला। ये तो पहली चीज है, स्थिति है। इसमें संजय राउत का नाम कैसे आ रहा है? ईडी का दावा है कि प्रवीण राउत, जो कि संजय राउत के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के जो डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर महाडा को मिसलीड किया। और जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स था, कि मतलब कितने एरिया में कितनी चीजें, जो बचा हुआ एरिया उसमें चीजें बन सकती हैं, वो 9 प्राइवेट प्लेयर्स को 901 करोड़ रुपए में बेच दिया, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ईदर द रिहैब पोर्शन फॉर द 672 डिस्प्ले टेनेंट्स और द महाडा पोर्शन। मतलब जो इनको जिस काम के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था वो नहीं किया, वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया, और दूसरा हिस्सा जो है वो 9 बिल्डर को 900 करोड़ से ज्यादा में बेच दिया। ये ईडी का आरोप है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, GACPL ने एक मीडोज नाम का प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, जिसमें बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए बायर से ले लिए। ये भी आरोप लग रहा है। अब इसमें माफ कीजिएगा, संजय राउत का परिवार और उनका नाम कैसे आता है? ईडी का दावा है कि प्रवीण राउत रिसीव्ड 100 करोड़ फ्रॉम रियल एस्टेट कंपनी HDIL and diverted it to various accounts of his close associates, family member, his business entities, इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ संजय राउत। यानी 100 करोड़ रुपया प्रवीण राउत के पास आया और वहां से अलग अलग जगहों पर गया, जिसमें आरोप है कि संजय राउत की पत्नी के पास भी गया। द EDL alleged that in 2010 rupees 83 lakh, which was part of the proceeds of crime, was transferred to Sanjay Raut's wife Varsha Raut, who used the money to buy a flat in Dadar। इस तरीके के आरोप जो है वो संजय राउत और उनकी पत्नी पर लगे, और उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई, अब संजय राउत से भी पूछताछ हो रही है, और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। मामला 1000 करोड़ रुपए से जुड़े हुए स्कैम को लेकर है, और इसको लेकर चीजें अब आगे बढ़ रही है। अब इसका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, शरद पवार को कमजोर करने से क्या लेना देना है? पहले तो आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। संजय राउत भी आज वैसे ही मुट्ठी भींच कर थम्स अप करते हुए बाहर निकल रहे थे, जैसे एक वक्त पर नवाब मलिक साहब निकले थे। आपको याद होगा, दाहिनी तरफ नवाब मलिक की तस्वीर है, वो भी बड़ा ऐसे ऐसे हाथ करते हुए बाहर आए थे, आज तक जेल के अंदर हैं। संजय राउत भी वैसे ही हिरासत में जाने के पहले ऐसे थम्स अप करते हुए आए हैं। भगवान जाने, अगर ऐसे ऐसे करने वाला अंदर ही रह जाता है तो हो सकता है संजय राउत भी अंदर ही रह जाए, लेकिन अभी वो हिरासत में है। अब ईडी पूछताछ आगे करेगी तो लोग कह रहे हैं चांसेस हैं कि जेल भी चले जाएंगे। लेकिन आप देखिए कैसे बीते कुछ दिनों में शरद पवार के जो खासम खास रहे हैं, एक नवाब मलिक जेल के अंदर हैं, अनिल देशमुख जेल के अंदर हैं, और भले संजय राउत शिवसेना में रहे,
उद्धव ठाकरे के खासम खास खुद को बताएं, लेकिन वो शरद पवार के भी बेहद खास हैं। और अब संजय राउत के जेल जाने की बारी आ रही है, ये कहा जा रहा है। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये तीन चेहरे, ये सारे वो चेहरे हैं जो कि बिल्कुल शरद पवार के खास हैं। और अब जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो एक बार धोखा खाया बीजेपी ने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, कि वो अजीत पवार के कहने पर आनंद फानंद में सरकार बनाने चले गए और उसके बाद अजीत पवार लौट के चले गए, बहुमत नहीं साबित हुआ और उसके बाद बहुत छीछा लेदर हुई। वहां से गेम महाराष्ट्र का पलट गया और उसके बाद से पूरा फोकस बीजेपी का इस बात पर रहा कि कैसे एनसीपी यानी शरद पवार को कमजोर करना है, उनकी पार्टी को कमजोर करना है। और आप ये भले सोच सकते हैं कि भाई ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग ये भी पूछेंगे ना भाई कि ये 2008 का मामला है, 2022 हो गया, 2008 से 2022 के बीच में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और बीजेपी की सरकारें रही, उस वक्त किसी ने संजय राउत को उठाकर अंदर क्यों नहीं किया? उस वक्त ईडी इतनी एक्टिव क्यों नहीं थी? वो सारी चीजें उस वक्त नहीं हुई, लेकिन अब हो रही। ठीक है, पॉलिटिक्स है, उसमें चीजें दिख जाती हैं, वो पब्लिक को तय करना है, वो उसे गलत मानती है, सही मानती है। लेकिन तीनों जो खासम खास हैं शरद पवार के, अब वो तीनों अंदर जाने, मतलब दो तो अंदर हैं ही और एक हो सकता है संजय राउत भी अंदर चले जाए। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात का उठ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की और अमित शाह की कोशिश है, जो मैंने आपसे कहा था कि एनसीपी को वो कमजोर करने में किसी भी हाल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। संजय राउत का अंदर जाना, अगर वो अंदर चले जाते हैं तो, और इस पूरे मामले का निकलकर बाहर आना, पहले से ही अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बिना शरद पवार थोड़े कमजोर पड़े हुए हैं। संजय राउत का भी जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों का कहना है कि शिवसेना कैंप में रहते हुए संजय राउत शरद पवार के लिए कर रहे होते थे, तो शरद पवार को धीरे धीरे बीजेपी कमजोर करती जा रही है। ये ऑपरेशन क्लीन है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को गलत फंसाया जा रहा हो, क्योंकि जो अभी शुरुआती डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखते हैं उसमें सवाल उठाने लायक वजह तो दिखती है। क्या निकल कर आएगा जांच में वो आगे की बात है, लेकिन सवाल उठाने लायक चीजें हैं, चीजें आरोप हैं, वो दिखता है। एनसीपी अगर कमजोर होती जा रही है और उनके शरद पवार के करीबी ऐसे अंदर जाते जा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगले चुनाव के पहले शिंदे वाला शिवसेना गुट और मजबूत होगा, बीजेपी मजबूत होगी। और जो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगला नंबर शरद पवार का होगा, उनकी भी जांच हो सकती है, उनके भी अंदर जाने की बारी आ सकती है, ये प्रश्न बहुत तेजी से उठ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। अगर आप ये सोचें जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और जिस तरह से चल रहा है, उसमें शरद पवार तक भी अगर आंच पहुंच जाए और जांच पहुंच जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर आप देखिएगा कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने बाकी है, और अगर बीजेपी किसी भी तरीके से शरद पवार को टच करती है तो महाराष्ट्र के अंदर भयंकर जो है, एक तरीके से कहिए सेंटिमेंट हो सकता है उल्टा चला जाए शरद पवार और उनकी पार्टी के पक्ष में। तो मुझे जहां तक लगता है, जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि शरद पवार और उनके आसपास की चीजें जो हैं वो कमजोर तो की जाएंगी, ऑपरेशन क्लीन चलता रहेगा ताकि इनकी जो इमेज है वो जनता के सामने डेंट होती रहे और वो ऑपरेशन क्लीन के जरिए सिस्टम को क्लीन करने का काम चलता रहे। लेकिन सीधे शरद पवार पर हाथ डालना ये मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि इससे सेंटिमेंट शरद पवार के पक्ष में जा सकता है और शरद पवार एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है, वो उसका भरपूर फायदा उठाना जानते हैं। तो बीजेपी कम से कम ये गलती नहीं करेगी, जो मुझे लगता है, जो मैं इतने दिन से पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूं। हाँ, लेकिन वो एकनाथ शिंदे को मजबूत बनाना, उद्धव ठाकरे को कमजोर करना, अब उद्धव ठाकरे के साथ में संजय राउत होते थे, वो तो गए, अब उद्धव ठाकरे अपना कितना सोचेंगे भगवान जाने, और शरद पवार को कमजोर करने, इस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। और महाराष्ट्र के अगले चुनाव के पहले बीजेपी पूरी तरीके से प्रयास करेगी कि एक मजबूत बीजेपी, एक मजबूत शिंदे गुट शिवसेना वाला और एक कमजोर एनसीपी के बीच की लड़ाई बने। कांग्रेस तो खत्म है, वो वहां पर है ही नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले भी खत्म है, वहां भी वो भी कुछ नहीं है। तो इसलिए बीजेपी पूरे तरीके से 2024 के लिहाज से भी और विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी पूरी तरीके से एनसीपी और शरद पवार को कमजोर बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही, और इसका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आप देखिएगा इंपैक्ट नजर आएगा। क्या आप इस एनालिसिस से सहमत हैं और आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर।
नमस्कार।